नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ घोषणा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया के बड़े देशों के बीच अनबन पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। थाईलैंड दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय चर्चा। दोनों देशों के बीच हुए 6 समझौते। पीएम मोदी ने कहा कि हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर करते हैं भरोसा। ट्रंप टैरिफ से दुनिया में मचा हाहाकार। करीब 100 से अधिक देशों को आयात पर चुकाना होगा अतिरिक्त कर। ईयू सहित कई सहयोगी देशों ने जवाबी कार्रवाई की दी चेतावनी। इजरायली पीएम नेतन्याहू के हंगरी के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान का बड़ा फैसला। छोड़ी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की सदस्यता। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की योजना पर इजराइल ने शुरू की कार्रवाई। रफा और खान यूनिस के बीच मोराक कॉरिडोर बनाने की घोषणा। इजराइल का दमिश्क में सैन्य अड्डे पर हवाई हमला। सीरिया ने हमले की निंदा की। और आइए सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा की। थाईलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी बैंकॉक में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गवर्नमेंट हाउस में थाईलैंड की प्रधानमंत्री चिनावाट इस दौरान मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिटर बुक में साइन किए। इसके बाद भारत और थाईलैंड के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच भविष्य की साझेदारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड में भूकंप से हुए नुकसान को लेकर संवेदना व्यक्त की। बीते शुक्रवार म्यांमार और थाईलैंड में जबरदस्त भूकंप आया था। आपको बता दें कि भारत और थाईलैंड के बीच कुल 6 समझौता ज्ञापन हुए, जिसमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बनाने की दिशा में संयुक्त घोषणा पत्र, डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, सूक्ष्म और लघु उद्योगों की समृद्धि की दिशा में सहयोग, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग को लेकर भी समझौता ज्ञापन हुआ। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रैटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। हम सहमत हैं कि हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सहयोग को लेकर दोनों देश आशान्वित हैं और इसी दिशा में काम करते रहेंगे। भारत आसियान यूनिटी और आसियान सेंट्रलिटी का पूर्ण समर्थन करता है। इंडो पैसिफिक में फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर का हम दोनों समर्थन करते हैं। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के मैरीटाइम इकोलॉजी पिलर को लीड करने के लिए थाईलैंड के निर्णय का हम स्वागत करते हैं।
और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लिबरेशन डे घोषणा के दौरान दुनिया भर के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद तमाम देशों की ओर से या तो विरोध की प्रतिक्रिया आ रही है या इस मामले पर अमेरिका के साथ बातचीत को जारी रखने के बयान आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच ट्रंप द्वारा दो ऐसे देशों को छोड़ देने का मामला काफी सुर्खियों में है जिनको अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल के दिनों में सबसे ज्यादा निशाने पर रखा है। यह रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के टैरिफ बम ने भले ही दुनिया भर में व्यापार युद्ध की आशंका को गहरा दिया हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने वही किया जिसका उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी जनता से वादा किया था। वादे के मुताबिक ट्रंप ने 2 अप्रैल को अमेरिका को आर्थिक मुक्ति दिलाने का काम किया। हालांकि इन सब के बीच सबसे रोचक तथ्य ये रहा कि टैरिफ को लेकर हाल के दिनों में ट्रंप ने जिस देश को सबसे अधिक कोसा था वो इस सूची से बाहर रहा, यानी कनाडा और मेक्सिको पर फिलहाल टैरिफ का असर नहीं होगा। दरअसल टैरिफ सूची से दोनों देशों का नाम गायब होने का कारण डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा और मेक्सिको की पिछले दिनों हुई सार्थक बातचीत ने अहम रोल निभाया है, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों ने सीमा सुरक्षा और व्यापार घाटे पर अमेरिका के साथ सहयोग का वादा किया था, जिसके बाद टैरिफ अस्थायी रूप से टाल दिया गया। हालांकि जल्द ही दोनों देशों के साथ होने वाले व्यापार की समीक्षा होगी। दरअसल फैसले के पीछे अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के समझौते की भी भूमिका है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में लागू हुई थी। तीनों देशों के बीच हुआ ये समझौता मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। बहरहाल ट्रंप की टैरिफ योजना के तहत अमेरिका में आयात किए जाने वाले सामानों पर 10% से 49% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप की सूची में कई एशियाई देशों पर भारी भरकम शुल्क थोपा गया है। सूची के मुताबिक चीन को 34%, वियतनाम को 46%, जबकि कंबोडिया को 49% टैरिफ चुकाना होगा। हालांकि इन देशों की तुलना में भारत की स्थिति काफी बेहतर है, जिसे सिर्फ 27% शुल्क देना होगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने टैरिफ पर लचीला रुख अपनाते हुए सिर्फ आधा टैक्स ही लगाया है। इसी तरह अमेरिका ने यूरोपीय संघ पर 20%, ब्रिटेन पर 10% और जापान पर 24% शुल्क लगाया है। विदेश में बने सभी ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लागू होगा। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि टैरिफ अलग अलग उद्योग में किस तरह लागू होगा। सभी शुल्क अमेरिकी आयातों पर 10% बेस ड्यूटी के बाद देने होंगे। बहरहाल ट्रंप टैरिफ ने अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों के बीच की दरार बढ़ने की आशंका को बढ़ा दिया है, जिससे दुनिया का आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका के करीबी सहयोगी में शुमार जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के काफी करीब खुद को पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की बात कही है। ब्रिटेन के पीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि ट्रंप के फैसले ने दुनिया के देशों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया है। उधर यूरोपीय संघ ने ट्रंप टैरिफ को दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका करार दिया है। उर्सुला वॉन डेर लेन ने कहा कि अमेरिका के फैसले का गंभीर परिणाम होगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल अनेजा, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल जी, पहला सवाल आपके सामने यही रखना चाहेंगे कि कल लिबरेशन डे के दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से घोषणा की गई रेसिप्रोकल टैरिफ की, उसके बाद विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं दुनिया भर से आ रही हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है आपकी, कैसे इसका आप विश्लेषण करेंगे? चंद्रशेखर जी, ये एक्सपेक्टेड था कि 2 अप्रैल को ये घोषणा करेंगे ट्रंप साहब ये टैरिफ्स के ऊपर। तो एक तरह से एक आर्थिक भूचाल तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि इसके बाद जो हुआ है, और ख़ासकर जो रिलेशनशिप है अटलांटिक अलायंस इसको कहते हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन, यूरोप और अमेरिका जो पार्टनर्स हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ी दरार इन देशों के बीच में आ रही है। क्योंकि ये सिर्फ अगर हम इसको टोटलिटी में देखें, जो पॉलिटिकल रिश्ते यूक्रेन वॉर को लेके या और भी उसमें मुद्दे जुड़े हैं, तो अटलांटिक अलायंस में रशिया को लेके एक तरह से जो ट्रंप और रशिया के बीच में नज़दीकियाँ आ रही हैं, उससे ऑलरेडी दरारें थी पॉलिटिकल और जियो स्ट्रैटेजिक लेवल पे। उसके ऊपर एक और नई लेयर आ गई है, वो है आर्थिक। तो एक तरह से ये दरार जो है
ये डीपन हो रही सामने नज़र आ रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, हालांकि ब्रिटेन के ऊपर उतनी ज़्यादा टैरिफ नहीं लगी जितनी यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगी है। तो एक तरह से अटलांटिक अलायंस का ढांचा जो है वो थोड़ा कमज़ोर सामने नज़र आ रहा है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई जो अमेरिका और चीन के बीच के रिश्ते हैं। अब उसमें देखें, एक तो चीन के ऊपर वो दरार बढ़ेगी क्योंकि 34% टैरिफ लगाई गई है, लेकिन उसके साथ हमने एक और चीज़ देखनी है कि दो देश वियतनाम और कंबोडिया, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी टैरिफ लगा दी है, 46 या 49%। वियतनाम पे 46% और उसमें 49% कंबोडिया पे। वो इसलिए है क्योंकि एक तरह से जो चाइनीज़ ट्रेड जा रही थी अमेरिका को, वो रीलेबल होके मेड इन वियतनाम या मेड इन कंबोडिया होके जा रही थी। तो एक तरह से वो भी जो झटका है वो यूएस और चीन के रिश्तों के बीच में और दरार ले आएगी। तो मुझे दो ज्योग्राफी से बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं जहाँ पर जो रिश्ते हैं वो खटास उसमें ज़्यादा पैदा हो गई। अतुल जी, सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि आप देखिए, जब से वो सत्ता में आए हैं उन्होंने मैक्सिको और कनाडा को लेकर के काफ़ी कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन कल जब उन्होंने लिस्ट जारी की तो ये दो देश गायब थे उनकी लिस्ट से। चंद्रशेखर जी, जैसे आपकी रिपोर्ट में कहा गया है, तो इसके पहले जो टैरिफ की बात हो रही थी कनाडा और मैक्सिको के साथ बातचीत पहले हो चुकी थी। मुझे लगता है कि वो एक कारण है। दूसरा, खासकर अगर हम कनाडा की बात करें चंद्रशेखर जी, तो ये जो रिश्ता है था जो एक पर्सनल जो प्रॉब्लम्स थी डोनाल्ड ट्रंप और जस्टिन ट्रूडो के बीच में, वो एक फैक्टर कनाडा के ऊपर आता है कि उसकी वजह से जो बड़ा कड़ा रुख अपनाया गया था डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वहाँ पर, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसलिए वहाँ पर भी एक बदलाव आ रहा है स्थिति में। तो मुझे लगता है वो भी एक फैक्टर बीच में काम किया होगा जब कनाडा और यूएस के बीच में जो ट्रंप साहब ने उतनी वो उनको छोड़ दिया अभी की टैरिफ की लिस्ट में से। और मैक्सिको के साथ एक अलग लेवल की नेगोशिएशंस चल रही है। तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि दोनों को अभी स्पेयर किया गया, लेकिन एक टेम्पररी मूव है ये कुछ दिनों के बाद फिर से ये मामला फिर आएगा और सिर्फ आर्थिक बातों के बारे में बात नहीं होगी। इन दोनों देशों के साथ और विषयों के ऊपर बातचीत होने की संभावना है। अतुल जी, रूस का नाम क्यों नहीं है इसमें? हालांकि ये समझा जा सकता है कि क्यों नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शक, क्योंकि अभी मेरे पीसीआर से एक शख्स पूछ रहे हैं कि रूस का नाम क्यों नहीं है। देखिए, रूस के ऊपर तो ऑलरेडी इतनी सारी सैंक्शंस लगाई गई हैं अमेरिका की। तो एक तरह से यही कारण है कि रूस और चीन के रिश्ते जो है एक संबंध ज़्यादा घनिष्ठ बने हैं, क्योंकि हर तरह की सैंक्शंस जो है ऑलरेडी लगी हुई हैं। ठीक है अतुल जी, भारत के लिए जो घोषणा की है उसको आप कैसे देखते हैं? 27%। देखिए, 27% भारत के ऊपर की गई है, लेकिन ये भारत की टोटल इकोनॉमी को इफेक्ट नहीं करेगी। कुछ सेक्टर्स को ज़रूर इफेक्ट करेगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो हमारा निर्यात, जो हमारी ट्रेड है वो 15.6% जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे है। जेम्स एंड ज्वेलरी है 11%, जो हमारा बास्केट है एक्सपोर्ट्स का, उसमें जेम्स एंड ज्वेलरी 11% है, फार्मास्यूटिकल 11% है, और बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पार्ट है 8.1%। तो एक तरह से एक सेक्टरल इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, लेकिन सारी इकोनॉमी को नहीं पड़ेगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि भारत और यूएस के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है उसमें और नेगोशिएशंस हो टैरिफ्स के ऊपर। तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि टैरिफ्स में कुछ नेगोशिएट होकर उसको ट्वीक किया जाए, थोड़ा कम होने की संभावना है। ठीक है अतुल जी, जी इसमें इम्पैक्ट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है बातचीत और जो कड़ा रुख अपनाया है जैसे चीन ने और ईयू ने, भारत उस तरह का रुख मुझे नहीं लगता कि अपनाएगा, बल्कि बातचीत से इसको और हल किया जाएगा। और इसमें थोड़ी सी एक तरह से लचीलापन हो सकता है यूएस की तरफ से, वो बातचीत में हम एक्सप्लोर करेंगे। भारत का रवैया जो है टैरिफ के ऊपर, वो मुझे लग रहा है वो काफ़ी अलग है कई और देशों के मुकाबले में। ठीक है अतुल जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और खबर है, उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। MDH। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर की ओर चलते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया में एक नया तनाव जन्म ले रहा है। अमेरिका पहले ही इस मामले को लेकर ईरान को बमबारी की धमकी दे चुका है। वहीं फ्रांस की ओर से भी अब कुछ ऐसा ही बयान आ रहा है। वहीं रूस और चीन ने ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ पश्चिमी देशों को चेतावनी दे डाली है। ऐसे में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की बड़ी शक्तियां एक बार फिर आपस में टकराने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव गहराता जा रहा है। बीते दिनों राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी के बाद अब फ्रांस के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नया समझौता नहीं होता है तो हालात सैन्य टकराव को जन्म दे सकते हैं। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने कैबिनेट सहयोगियों और विशेषज्ञों के साथ ईरान मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें ईरान पर समझौते के लिए दबाव बढ़ाने की बात कही गई। उधर फ्रांस की यात्रा कर रहे इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों का साझा लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। बहरहाल अमेरिकी धमकी के खिलाफ एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है। रूस ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले की धमकियों को अस्वीकार्य करार दिया है। रूसी उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने गुरुवार को कहा कि रूस अमेरिका और ईरान के बीच उचित समझौते तक पहुंचने के लिए मदद करने को तैयार है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक दिन पहले रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने रूस के दौरे पर आए अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ अन्य मुद्दों के अलावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा की। चीन और रूस ने इससे पहले भी कहा था कि तेहरान के साथ परमाणु वार्ता परस्पर सम्मान के आधार पर होनी चाहिए और ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। पिछले दिनों चीन में आयोजित तीनों देशों की बैठक में कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया था। दरअसल कई यूरोपीय देश ईरान की यूरेनियम संवर्धन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अक्टूबर से पहले एक समझौते की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हुए 2015 के समझौते से जुड़े UN के प्रतिबंध अक्टूबर में ही समाप्त हो रहे हैं। इस बीच नाटो की मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ब्रसेल्स आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ ईरान के मुद्दे पर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बातचीत की भी संभावना है। जहां एक तरफ ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक ऊर्जा जरूरतों के लिए है, वहीं इजराइल समेत पश्चिमी देशों का मानना है कि ईरान ने पिछले कुछ समय में चिंताजनक स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन कर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या समय रहते इस मुद्दे का कोई दूरगामी समाधान निकल पाता है या पश्चिमी एशिया में बढ़ रही अमेरिकी सैन्य उपस्थिति व्यापक क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगी। अतुल अनेजा हमारे साथ बने हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अतुल जी, अगर इस मामले की हम बात करें तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं काफ़ी तनाव बना हुआ है। पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से बमबारी की धमकी दी गई। अब फ्रांस का कहना है कि अगर ईरान नहीं मानता है तो सैन्य कार्रवाई का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और चीन की ओर से कहीं ना कहीं एक तरह की चेतावनी दी गई है ईरान के खिलाफ अगर सैन्य कार्रवाई की जाती है पश्चिमी देशों की ओर से। क्या कुछ आप कहेंगे? चंद्रशेखर जी, इस जो एक तरह से चेतावनी जो दी जा रही है ईरान को, इसका जो कनेक्शन है वो बन रहा है जो युद्ध हुआ था इजराइल और जो गाज़ा वॉर हुई है उससे जुड़ा हुआ संबंध है, क्योंकि
गाज़ा में हमास को समर्थन था, ईरान और फिर हूती और हिजबुल्ला, ये और सीरिया का, ये चार एक तरह से पिलर थे जो सपोर्ट कर रहे थे। अब इजराइल ने एक के बाद एक तरह से उनकी कैपेबिलिटी को नष्ट किया गया है। तो हिजबुल्ला के पहले, उसके बाद सीरिया में रेजिम चेंज हो गई है, बशर अल-असद को छोड़ना पड़ गया और हूतीज़ के ऊपर बमबारी बढ़ गई है। तो एक इस घटनाक्रम में एक जो भी स्तंभ अभी तक बिल्कुल खड़ा उतरा है वो है ईरान। अब उसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें एक तीव्रता आ गई है। जो इनरिचमेंट होती है ना, जैसे कि ये यूरेनियम की, अगर वो 90% के ऊपर हो जाए अगर उसकी इनरिचमेंट, तो आपके पास बॉम्ब ग्रेड मटेरियल बन जाता है। अभी तक ईरान ने वो उस लेवल तक लेके नहीं गया अपनी उसको एनरिचमेंट को, यूरेनियम की एनरिचमेंट जी। लेकिन ये बात कही जा रही है कि लेकिन जो पहले 10% 15% एनरिचमेंट होती थी उससे बढ़ा दिया गया, कहीं बीच में है 90% और 10% के बीच में इस वक्त ईरान की यूरेनियम की एनरिचमेंट। और उसको लेके अब इजराइल जो है उसने पूरी तरह से एक तरह से कैंपेन शुरू किया गया है। यूरोप में जाके फ्रांस साथ में मिल गया है इजराइल के, और उस टाइम पे जब इजरायली प्रधानमंत्री यात्रा कर रहे थे पेरिस की, तो एक तरह से ये जुड़ी हुई बात है। जो वहाँ पर एक तरह से रेजिस्टेंस फ्रंट था उसको कमज़ोर बनाने की बात हो रही है। तो ईरान के ऊपर अब पूरी तरह से दबाव डाला जा रहा है। लेकिन चंद्रशेखर जी, जो ज़रूरी बात है कि चीन और रूस एक तरह से बिल्कुल साथ आ गए हैं ईरान के। उनके लिए, उनके अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीरिया उनकी पहली डिफेंस लाइन थी, क्योंकि ये लोग चीन और रूस देख रहे हैं यूरेशिया जी। पहली डिफेंस लाइन सीरिया गिर गया तो पहली डिफेंस लाइन उनकी टूट गई। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस लाइन है ईरान। अब अगर ईरान गिरता है तो यूरेशिया में पूरा एक तरह से वेस्ट का पूरा दबाव और इजराइल का पूरा दबाव यूरेशिया में आता है, जो उनके लिए बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है जिसकी मतलब अपने नज़दीक फिर आ जाती है। सारी जितनी भी है वेव चल रही है पैलेस्टाइन से, वो बिल्कुल इनके घर के करीब आ जाती है। इसलिए इसको रोकना है ईरान से आगे नहीं जा सकती। ये इनकी एक रेड लाइन है, चीन की भी और रूस की भी। इसलिए एक तरह से एक ट्रीटी साइन की गई है रूस और ईरान के बीच में, कोई 2 महीने पहले की बात है। बिल्कुल। एक सिक्योरिटी ट्रीटी अब साइन हो गई है और चीन भी इसके साथ में अब आ गया है, रूस और चीन। तो एक तरह से पोलराइजेशन हो गई है ईरान के ऊपर। तो ऐसे में क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा संघर्ष यहाँ पर भी देखा जा सकता है? मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर जी, क्योंकि ये रूस और चीन दोनों साथ आ गए हैं। तो एक तरह से बैलेंस बन रहा है। दबाव जरूर है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान के भी अब कुछ कार्ड्स है। अगर ये ना होता, ये समझौता खासकर रूस के साथ ना होता, तब हम कह सकते थे कि अगला पड़ाव हूतीज़ के बाद शायद ईरान पे हमला हो सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हम हमले के लिए तैयार हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज के। लेकिन ये एक बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है। ये जो हाल में जो बात हुई है पिछले कुछ दिनों में, खास करके चीन भी अब आ गया और रूस भी एक साथ मिल रहे हैं, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बन गया ईरान के साथ जी। तो मुझे लग रहा है कि अब वो स्थिति नहीं है कि आप के वेस्ट या इजराइल उस पर हमला करें। ठीक है, प्रेशर बना रहेगा, लेकिन एक बैलेंस भी बन गया है वहां पर ईरान। ठीक है अतुल जी, एक तरह से। ठीक है अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे।